हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी स्टडी हैब। यूपीपीसीएस आरओ सिलेक्शन बूस्टर की सीरीज में हम स्टार्ट किए हैं संपूर्ण भारत का भूगोल। तो संपूर्ण भारत के भूगोल में हमने पहले पार्ट को डिस्कस कर लिया है। तो आज हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने देखा था जो भौगोलिक स्थिति है, जो भारत की स्थिति है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखा। और संघ एवं राज्य क्षेत्र जो हैं भारत में, वो सब कुछ हमने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और इसमें देखा कि सीमावर्ती जो देश हैं, जो उसके समीप में देश हैं, उनके बारे में देखा। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा हमने। और माउंटेन एंड प्लेटू के बारे में देखा, जो पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र हैं, तो सारा चीज़ देख लिया है। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो पठारी क्षेत्र है उसको देखेंगे, भारत के जो प्रमुख पठार हैं। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे स्टक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ हम सारा चीज़ समझेंगे कि कैसे जो ये भारत के प्रमुख पठार हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ, सारा कुछ यहाँ सब कुछ देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो भारत के प्रमुख पठार हैं, तो जो इसमें भारत के जो प्रमुख पठार हैं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जो बुंदेलखंड का पठार है, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। एंड मालवा का जो पठार है, एंड बुंदेलखंड का जो बघेलखंड का पठार है, और शिलांग का भी पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, एंड दक्कन का पठार। तो यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। अभी इसमें जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में यूपीपीसीएस आरओ एंड अदर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट देखे गए हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे तेलंगाना के भी पठार है और कर्नाटका के भी पठार है, दक्कन का पठार, सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे। जो प्रीवियस यहाँ पे हम देखेंगे छोटा नागपुर का जो पठार है, जो पठारी क्षेत्र है, और वो कहाँ पे स्थित है, और जो अन्य तथ्य हैं इससे रिलेटेड वो भी देखें। छोटा नागपुर के पठार में, यह पठार जो है कि बंगाल राज्य के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग व संताल परगना जिलों में जो 87,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो इस पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, जो भारत का रूर भी कहा जाता है। यह पठार खनिज पदार्थों में सबसे, यहाँ पे खनिज जो पदार्थ हैं जैसे कोयला है, बहुत चीज़ें यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। तो सोन नदी का जो पठार है उत्तर पश्चिम से बहकर गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर जो वहाँ पे फ्लो होती है। और शिलांग के पठार के बारे में देखें, अभी हमने देखा, जो ऑलरेडी मानचित्र में भी देखा। तो शिलांग का जो पठार है, यह पठार प्रायद्वीपी पठार है। और जो प्रायद्वीपी, ऑलरेडी आप जानते हैं कि प्रायद्वीपी पठार क्या होता है। तो प्रायद्वीपी जो पठार है का उत्तरी पूर्वी जो अग्रभाग है, इसका क्षेत्रफल 35,291 वर्ग किलोमीटर है। तो जो भ्रंशन के कारण यह पठार भारतीय प्रायद्वीपी से मालदा गैप का द्वारा जो पृथक हुआ था। इनमें गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियों में, इस पहाड़ी में, शिलांग के पठार में गारो और खासी जो वहाँ के ट्राइब हैं वो निवास करती हैं। तो दक्कन का पठार में देखते हैं। दक्कन का पठार, यह पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो पश्चिमी आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है दक्कन का पठार। और यह प्रायद्वीपी में, जो यह प्रायद्वीप सतपुड़ा श्रृंखला से लेकर के दक्षिण भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। यह बेसाल्ट व लावा से निर्मित हुआ है। यह बेसाल्ट और लावा से निर्मित हुआ है। तेलंगाना का जो पठार है, तेलंगाना का जो पठार है, यह पठार कृष्णा नदी के उत्तर में स्थित है। यह पठार दक्कन के पठार का भाग है, जो तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। कर्नाटक के पठार में, यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग को में वो जो पठार है वो एक्सटेंड है, वहाँ पे विस्तृत है। तो यह जो प्रदेश है अत्यधिक विच्छेदित है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। मलनाद उत्तरी उच्च भूमि तथा दक्षिणी उच्च भूमि है। बुंदेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड का तथा मालवा का जो पठार है, यह पठार नर्मदा भ्रंश घाटी जो होती हैं, तो नर्मदा एंड उत्तर में अवस्थित है। इसकी स्थिति वहाँ पे बताया गया है। बुंदेलखंड पठार केंद्रीय उच्च भूमि का एक भाग है तथा ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, विच टाइप ऑफ वल्केनो जो इरप्शन हैज़ कॉज दक्कन ट्रैप फॉर्मेशन इन इंडिया, भारत में दक्कन ट्रैप की जो सैल है, जो दक्कन का पठार कैसे यहाँ पे बना है, आंसर बी है, जो फ्लड यहाँ पे प्रवाह के कारण से दक्कन का पठार बना है। दक्कन ट्रैप का निर्माण
क्रिटेशियस युग में प्रवाह जो फ्लड का प्रकार जो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह ट्रैप त्रिभुजाकार स्थिति में पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल व राजमहल पहाड़ियों के मध्य में लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है। इसका आधार प्राचीन रवेदार शैलों से निर्मित है, जिनके अपर्दन स्वरूप में से काली मृदा का विकास हुआ है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो दक्कन का जो ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ है भारत में, वो फ्लड के मतलब प्रवाह के कारण दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है। ये पूछा गया है एग्जाम में, जो कि हिमाचल प्रदेश पीसीएस और भी एग्जाम में कई बार पूछे हैं। यहाँ पे भी पूछा है द फॉर्मेशन ऑफ दक्कन ट्रैप प्लेटू अकर इन द विच पीरियड, किस पीरियड में जो दक्कन का पठार, कब ये किस पीरियड किस काल में ये इसका निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था। तो इसका जो निर्माण हुआ था क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस काल में यहाँ पे उसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेटू, तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो पठार है जो कि ए मेघालय पार्ट का नहीं है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा है। आंसर ए है। तो आंसर ये है जो भूबन पहाड़ियाँ हैं, तो इसमें वो नहीं है मेघालय के पठार में। तो ये कहाँ पे है, और ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश हैं, लेकिन भुवन पहाड़ियों का मेघालय पठार से कोई संबंध नहीं है। जो भुवन है पहाड़ियाँ, जो मीजो हिल्स का भाग है, यह पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। नेक्स्ट है द एवरेज एलिवेशन ऑफ द तिब्बत प्लेटू एबव सी लेवल इज, कितना है जो यहाँ पे जो तिब्बत के पठार की समुद्र तल से जो ऊंचाई है कितनी है। तो यहाँ पे आंसर डी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पे झारखंड पीएससी आईएएस एग्जाम में जीएस में पूछा गया है। जो तिब्बत का पठार है हिमालय पर्वत के उत्तरी एंड क्यून लून पर्वत के दक्षिण 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तो विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट, जो स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पे दिया है, आंसर ए बिहार, बिहार नहीं है। दो है केवल, यहाँ पे बात किया जाए वेस्ट बंगाल और झारखंड, बट ये झारखंड की यहाँ पे मतलब तीनों में उड़ीसा, तो यहाँ पे कौन छोटा नागपुर का भाग नहीं है, तो बिहार है, आंसर ए है। छोटा नागपुर का जो पठार है मुख्यतः झारखंड में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में महानदी के उत्तर तथा इस विस्तार हुआ है, पूर्व में पश्चिम बंगाल में। तो मीन्स है उड़ीसा और झारखंड वेस्ट बंगाल आपस में सटे, यहीं के इसका निर्माण हुआ है। और नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे पूछा गया है सुमेलित, आंसर डी यहाँ पे दिया है, तो डी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मैदान और बिहार छोटा नागपुर पठार, और ये सही सुमेलित युग है। तो बिहार जो है छोटा नागपुर पठार, और महाराष्ट्र विस्टिया छाया प्रदेश, और कर्नाटक तमिल। तो झारखंड राज्य 15 नवंबर, जो झारखंड के बारे में देखते हैं, तो झारखंड जो राज्य है जो कि 2000 में बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर अपना अलग राज्य बना लिया। बिहार से छोटा नागपुर निकलकर झारखंड राज्य में चला गया। यह स्पष्ट है कि छोटा नागपुर का पठार बिहार का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे दंड, जो दंड कारण्यम अवस्थित है, दंड कारण्यम अवस्थित है, आंसर बी है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। दंड कारण्यम विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। जो दंड कार्य विंध्याचल पर्वत से गोदावरी तक फैला हुआ है, वन क्षेत्र है। इसका विस्तार करीब 89,078 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में जो अबुझमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्वोत्तर में इसके पूर्वी घाटी अवस्थित है। तो यहाँ छोटा नागपुर पठार का जो सर्वाधिक जो घना बसा जो जिला धनबाद क्यों है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे घना बसा हुआ है, बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे धनबाद में। तो क्यों है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि आंसर इसका सी दिया है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मीन्स इंडस्ट्री यहाँ पे ज़्यादा है और माइनिंग के हैं क्योंकि यहाँ को कोयला होता है। तो आंसर है झारखंड राज्य धनबाद जिला जो है कोयला खनन और औद्योगिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो इस ज़िले में लाल मिट्टी पाई जाती है और जिसमें कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा,
जो इत्यादि अधिक मात्रा में पाया जाता है। अन्य खनिजों की जो निकटता है विकास के कारण यह जिला बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है, अधिक घना बसा हुआ है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र झारखंड, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। देखेंगे जो मेघालय का जो पठार भाग है किससे है, तो आंसर बी है, जो प्रायद्वीपीय खंड का गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में जो फैला है त्रिभुजाकार क्षेत्र है प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है। यह मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। तो यहाँ पे कंसीडर करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। तो लैंडफॉर्म जो इंडिया में लैंडफॉर्म हुआ है, तो आंसर ए है। तो यहाँ हिमालय जो तथा हिमालय एक तृतीयक मोड़दार पर्वत श्रेणी है जो भारत एवं चीन के बीच में स्थित है। लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व पठार के जो दक्षिणी तथा भारतीय प्लेट के उत्तर टेथिस भूसन्निधि थी। इन दो कठोर स्थल खंडों से आने वाली नदियों द्वारा ला गया है। तो अवसाद जो टेथिस है तो जमा हुआ, जिससे कि भूसन्नति मतलब कि तलहटी यहाँ पे लचकती गई, और प्लेट विवर्तनी मीन्स एक दूसरे से विवर्तनी के कारण भारतीय प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होना शुरू हुआ। तो तिब्बत सिल्ट अवरोधक का कार्य किया। तो भारतीय प्लेट के दबाव से टेथिस जो भूसन्नति का अवसाद 3 चरण में ऊपरी उठा, जिससे कि फलस्वरूप क्रमशः बृहद यहाँ पे जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय मीन्स यहाँ पे मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय श्रेणियों से जन्मा हुआ है। तो इस तीनों से कथन सत्य है, ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया है, स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। तो स्टेटमेंट यहाँ आंसर डी दिया है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है तथा अरावली प्रदेश जो धात्विक खनिजों से समृद्ध है, यह कथन सत्य है। जबकि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है और राजस्थान की नदियों का उद्गम अरावली से पृथक भी है। इस प्रकार जो दिया है क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच द थार डिजर्ट, जो भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग जो राजस्थान में है। आंसर यहाँ पे, तो थार मरुस्थल राजस्थान में ऑलरेडी है। तो थार मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी तथा पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। यह अधिकांश तो राजस्थान में स्थित है, परंतु कुछ भाग गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में फैला हुआ है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है। आंसर सी, यहाँ पे सी दिया है, पूर्वी पठार। जो एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व पठार उप विभाग में रखा जाता है। यहाँ छोटा नागपुर जो पठार तथा शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्रफल है। तो आंसर सी है, छोटा नागपुर पठार एवं शिलांग पठार के मध्य का क्षेत्र एक नत भ्रंशित क्षेत्र है। इसे मालदा गैप या राजमहल गारो गैप भी कहा जाता है, जबकि पश्चिमी बंगाल में इसे मालदा गैप कहते हैं। यह गंगा तथा इनकी सहायक नदियों से लाए गए अवसादों से जो डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है, तो मेघालय जो प्लेटू इज मोस्टली मेड, मतलब मेघालय जो पठार है किस चीज़ से अधिकतर निर्मित है। यहाँ पे आंसर बी है, तो गोंडवाना शैलों से, गोंडवाना जो शैल हैं वहाँ पे उसी से निर्माण हुआ है मेघालय। जो मेघालय का पठार है अधिकतर भाग गोंडवाना जो शैल हैं उसके द्वारा निर्मित हुआ है। मेघालय पठार गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा जो पठार है जो मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपी से पृथक अलग हुआ है। तो यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे देख रहे हैं, तो यहाँ पे उससे जो एक्सप्लेनेशन भी दिया है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सप्लेनेशन ये नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आएगा, बट आप एक्सप्लेनेशन से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ में पूछा जा रहा है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, आप भूगोल में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपका जो डरना है भूगोल से वो ख़त्म हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में एक कंफर्टेबल फील करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे। और एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टक करेगा, कोरिलेट करिए, एग्ज़ाम में आपका जो सिलेक्शन पक्का होगा। तो यहाँ पे देखा है जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार जो भूम्याकारिक प्रदेश हैं जो है इन द पार्ट ऑफ ईस्टर्न प्लेटू लैंड स्कोप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया।
तो यहाँ पे दिया है आंसर है बुंदेलखंड जो उच्च जो वहाँ पे भूमि है उसके बारे में। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्यकारिकी प्रदेश का भाग है, मीन्स वहाँ पे इसका भाग है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश का भाग है और इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के 5, मध्य प्रदेश के 4 जनपदों में है। नेक्स्ट है इन इंडिया रिगिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड denuded and rock and series of the scarps are the feature of which of the following। भारत में कठोर एवं स्थिर उत्थित भूमि अनाच्छादित शैल और कंगारों की श्रृंखला निम्नलिखित में से किसकी विशेषताएं हैं? आंसर बी है जो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है कठोर एवं वहाँ पे उत्थित भूमि अनाच्छादित शैल और कगारों की श्रृंखला पाई जाती है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति है। यह गोंडवाना लैंड के टूटने और उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण निर्मित हुआ है। यह प्राचीन भारत जो भूभाग पौंजिया एंड हिस्सा का क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ढक्कन है ट्रैप शैल समूह किसके कारण से है? आंसर डी है। आंसर डी फ्लड के उसके प्रवाह के बेसाल्ट उदागर के कारण हुआ है, बेसाल्ट इरप्शन। Which of the following statements in the respect of the India Peninsular Plateau are correct? आंसर भी है। तो यहाँ पे हम डिटेल देखेंगे। जो दक्कन का पठार है त्रिभुजाकार है। यह क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर, मीन्स उत्तर से दक्षिण की ओर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में विस्तृत है। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप किया जा सकता है कि कहाँ पे फैला है, प्रदेश का नाम दे देगा तो पूछ सकता है। तो आप दक्कन का पठार त्रिभुजाकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एंड पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी की उत्तर में नर्मदा तथा दक्षिण में तापी नदी बहती है। इस प्रकार ये दोनों पृथक करती है। छोटा नागपुर पठार आद्य महाकल्पी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है। यह पठार पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया, झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, हजारीबाग, संथाल, परगना और रांची जिलों में विस्तृत है। और यह मालवा का जो पठार है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। इसकी औसत है 500 मीटर से 600 मीटर से के मध्य है, जबकि विंध्याचल श्रेणी अत्यधिक पुरानी व बलित मोड़दार पर्वत श्रेणी है और इसकी ऊंचाई 700 से 1200 मीटर है। जो भारतीय उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं मीन्स उपमहाद्वीप। जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड। आंसर डी है। आंसर डी यहाँ पे दिया है गोंडवाना महाद्वीप। गोंडवाना महाद्वीप का ये भारत एक विशाल मैदान भाग था, बाद में अलग हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे मिलान दे दिया है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आईएएस एग्जाम में पूछा है। तो दक्कन जो ट्रैप है जो क्रिटेशियस से बना है एंड पश्चिमी घाट उत्तर नूतन जैव अरावली, पूर्व कैम्ब्रियन एंड नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे विच वन ऑफ द एमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट नहीं है। तो आंसर सी है। यहाँ पे ये करेक्ट नहीं है। मीन्स विंध्य बलन पर्वत के उदाहरण है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखेंगे पर्वतीय जो पठार है प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। भारत में दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में है। यहाँ पे शिलांग है, मेघालय है। तो यहाँ पे देखेंगे राजमहल उच्च भूमि लावा जो निक्षेपों से संगठित है। विंध्याचल जो पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला है, उदाहरण नहीं है। यह प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से निर्मित है जिससे लाल बलुआ पत्थर की अधिकता है। यहाँ पे देखेंगे जो प्रायद्वीपीय पठार के यहाँ पे दिया है कि वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू इज ए करेक्ट। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में लिखने कथन में कौन सा ठीक है, सही है? तो यहाँ पे आंसर बी है। तो यहाँ पे देखते हैं बी वाला। तो यहाँ पे देखेंगे जो मध्यवर्ती उच्च भूमि फर्स्ट वाला है और दक्कन का पठार की बात करेंगे दूसरा वाला और छोटा नागपुर का बात करेंगे ये थर्ड वाला है। तो मालवा का जो पठार है, तो मालवा का पठार विंध्याचल क्षेत्र में काफ़ी ऊंचा है जो कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी जो पार्श्व भाग का निर्माण करता है। इसे दक्कन के पठार के नाम से भी जाना जाता है।
मालवा का पठार भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित स्थिर मध्यवर्ती उच्च भूमि के विशाल भागों तक फैला हुआ है। चलिए यहाँ देखेंगे मैदानी क्षेत्र, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो पंजाब हरियाणा का मैदान देखेंगे, राजस्थान का मैदान देखेंगे, ऊपरी गंगा का मैदान देखेंगे, मध्य गंगा का मैदान देखेंगे, ब्रह्मपुत्रा का जो मैदान देखेंगे, निम्न गंगा का मैदान देखेंगे। यहाँ मैदानी क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे राजस्थान का जो मैदान है, इस विस्तार से मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत से भारत पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है। 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। और जो यहाँ पे उत्तरी पूर्व से जो राजस्थान भाग है, तो पश्चिमी दिशा में जो पश्चिमी लगभग लंबाई 640 किलोमीटर तथा औसत चौड़ाई 300 किलोमीटर है। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मरुस्थली, जो मारवाड़ मैदान का अंग है। सेकंड है राजस्थान बांगर, जो मैदान के उत्तर पूर्वी उच्च प्रदेश का अंग है। पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है, यह एक चौरस मैदान है जिसे 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मैदान पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। यह मुख्यतः भांगर में से निर्मित है। गंगा का जो मैदान है, गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, जो गंगा का मैदान है यहाँ से निर्मित है। और डेल्टाई भाग पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। एंड यहाँ पे देखेंगे गंगा डेल्टा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है। और इस संपूर्ण मैदान का जो सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, यह मैदान हिमालयी पर्वतों में मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा एवं संकरा जो मैदान है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर तथा चौड़ाई 60 से 96 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में मिट्टी के जमाव के कारण कई द्वीपों का निर्माण हुआ, जिनमें माजुली द्वीप असम में प्रमुख है। क्वेश्चन भी यहाँ पे कई पुटअप किए गए हैं, तो आप यहाँ पे अब देख सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे उत्तर भाग में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे जो फैले समतल मैदान को कहा जाता है। आंसर डी है भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय यूपीपीसीएस जीएस 2007 में पूछा है। शिवालिक श्रेणी कहलाता है। जो क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार सिंधु नदी के एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट। इस मैदान को विस्तार सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक पाया जाता है। जो भाबर मैदान को शिवालिक का जलोढ़ पंख कहा जाता है। भाबर क्षेत्र 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली संकरी पट्टी के रूप में स्थित है। शिवालिक के गिरपाद में स्थित होने के कारण यहाँ नदियाँ बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि लाकर जमा कर देते हैं, जिससे पारगम्य चट्टानों का निर्माण हुआ। नदियाँ भावर क्षेत्र में भूमिगत होने के कारण अदृढ़ हो जाती है, जैसे किसी के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी नहीं है। यूपीपीसीएस प्री जीएस 1988 में पूछा है यहाँ पे एग्जाम में। तो सेशन दिया है, कथन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शीत ऋतु से अनेक जो चक्रवाती अवदाब भूमध्य सागर से पूर्व की ओर चलते हुए भारत के उत्तरी मैदान में पहुँचते हैं। इस क्षेत्र में से यह जो अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं, जो गेहूँ की फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। और अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल के तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून एवं या उत्तर पूर्वी मानसून ने कारण होती हैं, अतः दोनों विकल्प सही हैं। चलो एक इंपॉर्टेंट देखते हैं। द एंशियंट एलुवियल डिपोजिट ऑफ द गंगेटिक जो प्लेन आर द कॉल्ड। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। आंसर बी बांगर। बांगर वह ऊंचा भाग है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा बना हुआ होता है। इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। खादर वह नीचा भाग है जहां नदियों के बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचता है।
प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का जो जल है नवीन मिट्टी को लाकर यहाँ जमा कर देता है, इसलिए नवीन जलोढ़ द्वारा खादर निर्मित हुआ है। भाबर शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक फैला है। देखते हैं तो यहाँ पे भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है, आंसर ए है। भारत का सबसे अधिक जो भू आकृति दक्षिण का पठार भू आकृति प्रदेश दक्षिण का पठार है, लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रायद्वीपीय भूभाग देश का सबसे बड़ा भू आकृति प्रदेश है। यह क्षेत्र एक अनियमित त्रिभुज का निर्माण करता है। नेक्स्ट है जो भाबर पेटी पाई जाती है, आंसर बी है। भाबर पेटी कहाँ पाई जाती है? बी, यहाँ पे हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में, हिमालय के, तो भाबर पेटी हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में पाया जाता है। भाबर जो मैदान का विस्तार पश्चिमी से सिंधु के पूर्व में तीस्ता बीच है, यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा कंकड़ और बजरी के जमाव के निर्मित मेखला है। नेक्स्ट है भाबर उदाहरण है, आंसर बी है। और यहाँ पे गिरिपद मैदान में से जो यहाँ पे फूतिल्स प्लेन है, गिरिपद मैदान है, उससे है। चलो कृषि क्षेत्र देखते हैं और राज्य देखते हैं। जो दोआब है पंजाब है, चाड़ असम, मैदान कर्नाटका, तराई उत्तर प्रदेश। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट की बात कर रहे हैं, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, आंसर बी एंड सी है। तो पंजाब जो हिमालय सिंधु और सतलज नदियों से के मध्य है, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के मध्य है। और यहाँ पे असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो अपवाह तंत्र है नदियों का। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये हम डायरेक्ट वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम मैप के थ्रू देखते हैं नदियों को, कौन सी नदी कहाँ पर जो स्थिति है उसके बारे में देखेंगे और उसका उद्गम स्थल देखेंगे और कहाँ पर वो उसका जो उद्गम है कहाँ से स्टार्ट होता है और नदी के जो मुहाने होते हैं वो कहाँ पर गिरते हैं। तो इस सारा कुछ देखेंगे। जो सिंधु नदी की जो एंड उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, जिसे ट्रिब्यूटरी नदियाँ कहते हैं, उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे चिनाब नदी, झेलम नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, ये सब कुछ यहाँ पे दिया है। सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी नदियों के बारे में यहाँ पे दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी एंड तीस्ता एंड सांगपो नदी, यमुना नदी एंड लूनी नदी, सब कुछ यहाँ पे दिया है। नर्मदा नदी है। तो हम एक डिटेल देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। गोदावरी नदी और यहाँ तुंगभद्रा नदी, पेन्नार, कावेरी नदी एंड वैगाई नदी, तो सारी नदियों के बारे में दिया है। तो कौन सी कहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू हम यहाँ पे संपूर्ण नदियों को डिस्कस करेंगे। सिंधु नदी की जो उद्गम स्थल है जहाँ पे स्टार्ट होती है, तो मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है जो कि तिब्बत में है। और जो सहायक नदी है उसकी सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम और श्योक, सिंगार, गिलगित, कुर्रम, दास एंड काबुल, ये नदियाँ वहाँ पे हैं। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई के बारे में देखते हैं। यहाँ की जो अपवाह जो बेसिन है, बेसिन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिन है जो 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है और उसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर भारत में है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जो बहती है नदियाँ, उसका क्रम क्या है यहाँ पे पूछा है। जो कि निम्नलिखित में कौन सी नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट है यहाँ पे, पहले यहाँ पे जो अभी आपने उसमें मैप में देखा जो कि झेलम, चिनाब, रावी, सतलज है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सिंधु की जो झेलम, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है झेलम है, चिनाब, रावी और सतलज है। ये सिंधु नदी तंत्र की जो बाही सहायिका हैं, जो कि नदियाँ हैं। झेलम कश्मीर के घाटी के
दक्षिण पूर्व में 5,487 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जो वेरीनाग के निकट झरने से निकलती है तथा 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह पाकिस्तान के जो ट्रेमू नामक स्थान पर चिनाब में मिल जाती हैं। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप आराम से एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन भी पढ़ा है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट स्टक करेंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो पक्का है कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे, ये पक्का है। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट स्टक करेंगे। तो रावी का जो उद्गम स्थल है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है रावी का, और इसके निकट जो ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। इसका उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान के मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने तक यह 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जब तक वहाँ पे 725 किलो, तो सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती हैं। एक ताल है जो सतलज नदी वहाँ से निकलती है मानसरोवर झील के पास, और शिवकला दर्रे के पास भारत की हिमाचल में प्रवेश करती है शिवकला दर्रे से होते हुए। और यहाँ पे एक और नदी है जो कि यहाँ पे देखेंगे स्पीति नदी इसका मुख्य सहायक है, और प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। स्पीति नदी पर यह पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, जिसमें 150 किलोमीटर भारत में है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो आपने ऑलरेडी अगर आपने उसका थ्योरी के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है कि क्वेश्चन के साथ साथ मुझे एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन भी वहाँ पे डायरेक्ट स्टक भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन को या इस एक्सप्लेनेशन को ज़रूर पढ़ें क्वेश्चन के साथ साथ। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपको एक इसमें ड्रेनेज सिस्टम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। भूगोल में आपको बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी और डर भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ व्यवस्थित करने के लिए बोला है, यही सब क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्थित करने के लिए आंसर डी है, और डी जो कि 2, 1, 3, 4 वही चीज़ें हैं। डी पे हम देखेंगे, यहाँ पे डी है जो 2, 1, तो यहाँ पे 2 है जो झेलम है, जैसे सतलज, रावी, चिनाब, ये सारी नदियों को वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी हमने, क्वेश्चन वही पुटअप किया गया है। तो फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर इंडिया। तो फिर से वही क्वेश्चन लगभग पूछा गया। भारत में उत्तर से यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो स्वेक है जास्कर एंड स्पीति सतलज है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं थोड़ा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए दी गई नदियों का सही अनुक्रम जो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। यह जो सिंधु नदी में दाएं तट से मिलती है, इसे मध्य एशिया में यारकंडी तथा काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जास्कर नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। यह नदी कठोर चट्टान भागों से होती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। स्पीति नदी सतलज की मुख्य सहायक नदी है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है और शिवकिला जो दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। जो प्रसिद्ध जो भाखड़ा जो नांगल जो बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, जो किस नदी पर बनाया गया है ये कई बार पूछता है। तो ये सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट जो राकेताल और शिवकिले दर्रे से हिमाचल प्रदेश, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध इसी नदी पर बनाया गया है। चलिए, जो दूध गंगा नदी में से किसे अवस्थित है? जो दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, आंसर ए है जम्मू एवं कश्मीर। दूध गंगा नदी जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र राज्य में भी प्रवाहित होती है। अतः इस प्रश्न का विकल्प ए एवं सी दोनों सही है। तो सी की बात करते हैं। तो जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक को विकल्प माना था, वो अलग चीज़ है। तो दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक के सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेफर टू हिमालय रिवर।
तो हिमालय रिवर के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हिमालयी नदियाँ जो होती हैं पर्वत श्रेणियों को आर पार काट कर अपना मार्ग बनाती हैं। ये सामान्य जो दिशा के विपरीत प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ हिमालयी भू आकृतियों से पुरानी हैं। ये अपने धरातली ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती हैं। इस तरह से ये पर्वत श्रेणियों को काट कर अपना मार्ग बना लेती हैं। जो द हिमालय पार्ट बिटवीन इंडस एंड सतलज इज कॉल्ड सिंधु नदी तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। जो सिंधु नदी और जो सतलज नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो क्या कहलाता है? आंसर बी है, तो पंजाब हिमालय। सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य जो फैले हुए भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है और जिसका अधिकांश भाग जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय की लंबाई पश्चिम से पूर्व जो 560 किलोमीटर है। इसमें लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणियाँ शामिल है। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य में जो असम, हिमालय, तिस्ता, दिहांग के मध्य एक नेपाल और जो काली से तिस्ता नदी के मध्य फैले हैं। नेक्स्ट है एग्जाम में विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग रिवर फ्लोइंग बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे बी है सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और जो भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिवर कवर्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी 1916। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो आंसर सी है। सिंधु नदी का विस्तार लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। तो सी है, यहाँ पे सी है तिस्ता। इसका क्षेत्रफल पाकिस्तान में 47%, भारत में 30%, चीन में 8%, अफगानिस्तान में 6%। सिंधु जल विवाद भारत के बंटवारे से पहले शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच में। विभाजन के बाद यह विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच हो गया। तो यहाँ पे तिब्बत में मानसरोवर के झील के पास नदी का स्रोत है, वह है द सोर्स ऑफ द वजीन ऑफ रिवर निवर मानसरोवर लेक इन द तिब्बत। इट इज़ ए आंसर दी ऑल ऑफ द एबव। तो सिंधु नदी का स्रोत तिब्बत से 4164 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट बोखरू चू हिमनस से होता है। अपने स्रोत से पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी बहाने के बाद यह नदी लद्दाख के भारत में प्रवेश करती है। तो ऊपरी भाग में विशाल गार्ज बनाती हुई यह नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है। सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है और वहाँ से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग रिवर हैज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ऑफ इमर्जिंग। निम्नलिखित नदियों में किन के स्रोत लगभग एक साथ पॉइंट ऑफ ऑरिजिन लगभग एक ही है? तो यहाँ पे सी है, तापी और ब्यास। नेक्स्ट है 3 important river of the Indian subcontinent have their source near the Mansarovar Lake in the Great Himalaya. Which among the following are in the river? आंसर सी यहाँ पे दिया है, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज। सतलज नदी के बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी के बारे में यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पुटअप किए गए हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रांस हिमालय रिवर। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी जो हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो यहाँ पर है हिमालय जो नदी है, आंसर बी है, जो सतलज है। हिमालय काट कर एक बहकर आने वाली नदी सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज है। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है और इस नदी का उद्गम हिमालय जो पार ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है और यह हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है।
नेक्स्ट है द रिवर, हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? यहाँ पे पूछा गया, बी है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती हैं? काटने वाली नदियां यहाँ पे बहुत पूछी गई हैं, जो कि यूपीपीसी आर के एग्जाम में पूछा गया है कई बार। तो यहाँ पे बी है सतलज। सतलज नदी जो है तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश से जो बहने वाली नदी है, आंसर डी है, जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियाँ। ये जो पांचों नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। दो सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित जो राजछत ताल, ऊंचाई लगभग 4555 मीटर से निकलती है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप में निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड में 400 मीटर की ऊंचाई से निकलती हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आंसर ए है सतलज। सतलज नदी का जो उद्गम भारत में न होकर तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राजस्थान से है। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और रावी नदी का जो उद्गम है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप है। और ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करती हुई पंजाब के मैदान में पहुंचती है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा गया है सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है? जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना की एक नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है। यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे सतलज है। सतलज ही भाखड़ा नांगल जो बांध है सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी एक सिंधु नदी की जो ट्रिब्यूटरी नहीं है? यहाँ पे आंसर डी है, तवी। चलिए झेलम नदी देखते हैं। झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो यहाँ पे अब देखेंगे भाखड़ जो झेलम नदी के बारे में, आंसर डी यहाँ पे दिया है 1, 2 and 4 ओनली। तो झेलम नदी पीर पंजाल पर्वत में स्थित शेषनाग झील से निकलकर कश्मीर घाटी में अपने जो युवावस्था में बहती हुई, मतलब अपने जो स्थिति है विदाउट एनर्जी वेस्ट किए हुए बहती हुई फुलर झील में मिलती है, जो कि पुनः आगे बढ़कर उस घाटी में प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है। मीन्स थोड़ा सा उसका एनर्जी, उसका स्ट्रेंथ लेवल कम हो जाता है और मियांडर का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। जब नदी अपने प्रौढ़ावस्था मीन्स जब उसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाती है में बहती है तो अपनी घाटी को स्ट्रेंथ कम गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है। मीन्स उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाने के बाद वो धीरे धीरे बहती है, चौड़ाई बढ़ जाती है और सर्पिले आकार में बहती हुई टेढ़े मेढ़े मोड़ में बनाती है। इन्हीं मोड़ों को नदी बिसर्प अथवा वियांडर कहते हैं। नदी बिसर्प या जो मियांडर कहते हैं। मीन्स जब नदी की स्पीड कम हो जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो धीरे धीरे बहती है, तो पानी इधर उधर जाकर मीन्स टेढ़े मेढ़े जिगजैग के रूप में फॉर्म करता है, उसे ही हम नदी बिसर्प कहते हैं, मेंडर कहते हैं। तो ये चीज़ें पूछा गया है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है, तो पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपने पढ़ लिया तो आप वहाँ कोरिलेट कर सकते हैं, तो आराम से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो सी है, आंसर सी है, ब्यास झेलम। और यहाँ पे हम देखेंगे जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू द उत्तर प्रदेश? तो आंसर डी है, यमुना। झेलम नदी का उद्गम स्थल जो वेरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील में है।
किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, कश्मीर में स्थिति जो इसका प्रभाव लगभग 400 किलोमीटर है और जो इसके आगे ये नदियाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं। चिनाब नदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जो कि निम्नलिखित नदियों में से ही है, रावी, नीबर और निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है, तो पूछा गया है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जो 3 नदियाँ हैं चिनाब में मिलती हैं। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब अगर पूछा जाता है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब है। चिनाब का जो उद्गम लाहौल जनपद के बड़ा लाचा दर्रा के पास से होता है, जो चिनाब नदी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए जो किश्तवाड़ के निकट एक मोड़ बनाती है, सकरी घाटी के माध्यम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिनाब की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है और झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंचाल एंड गिरपद में स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। रावी नदी है हिमालय प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती और राज्य के चंबा घाटी से होकर बहती है। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की जो ऊंचाई पर सरोवर जो सतलज है सरोवर के निकट है, राजस्थान से निकलती है, जहां इसे जो लांगसेन खम्भन के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर सी है, सी यहाँ पे दिया है लाहौल। जो चंद्र एवं भागा नदियाँ लाहौल में जो बड़ा लचा दर्रा के विपरीत दिशा में हिमनदों से निकलती है। बड़ा लचा दर्रे के विपरीत दिशा में हिमनदों दर्रों से ये दोनों धाराएं तंडी नामक स्थान पर मिलती हैं। यहीं से इन दोनों नदियों के संयुक्त प्रवेश मतलब दोनों आपस में मर्ज हो जाती हैं, चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो वहीं से जो ये नदियां हैं चंद्र भागा चंद्रभागा जो नदियां ये दोनों मिल करके चिनाब की नदी का उद्गम स्थल बनाती हैं, मीन्स मर्ज हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देख लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदियों की बेसिन है, जो बेसिन उसके सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पे उद्गम इसका है, कहाँ पे है, कैलाश पर्वत में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कैलाश पर्वत में मानसरोवर के निकट आंगसी ग्लेशियर से। और उसकी सहायक नदी है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस एंड कमेंग एंड सकोस, तीस्ता, रंगा आदि। इसकी लंबाई 916 किलोमीटर भारत में है। एंड मुहाना इसका कहाँ होता है, गंगा नदी में। इसका जो जिसे पद्मा गंगा नदी में इसका मुहाना मीन्स जो जहाँ पे जाके गिरती है वो गंगा नदी। अफवाह बेसिन की बात करते हैं, इतने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1,94,413 है। यहाँ पे पूछा गया है कुछ, तीस्ता नदी अभिकथन दिया है, कारण दिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ से क्वेश्चन। नदी जो अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपने मार्ग बदल कर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे पश्चिमी दाहिनी और तट की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं या पूछा है। तो यहाँ पे आंसर डी है, 1, 2 एंड 3 तीनों हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्र में कई सहायक नदियाँ हैं, जिनमें सुबनसिरी, कामेंग, जिया भरेली, धनसिरी, मानस जो संकोस आदि प्रमुख है। लेकिन कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर की झील से निकट चेबायुंग हिमनद से निकलने ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र 3 देशों में तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। और तिब्बत में से इसे सांगपो तथा अरुणाचल प्रदेश में जो इसका देहांग कहा जाता है। जो पासीघाट के निकट 2 सहायक नदियों दिबांग और लोहित के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा। इसके बाद यह असम एंड घाटी में प्रवेश करती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता नदी के शामिल होने के पश्चात यह जमुना के नाम से जानी जाती है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी तिस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जाना जाता है? आंसर ए जमुना। जो यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए हमें पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई बार नदियों के नाम भी पूछे गए हैं। जो मानस नदी किस नदी की जो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है? तो जो मानस इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? जो आंसर डी है ब्रह्मपुत्रा। मानस नदी ब्रह्मपुत्रा की जो उपनदी है, मीन सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और जो कोपली इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है? कोपली जो सहायक नदी है। आंसर डी ब्रह्मपुत्रा की। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। और यहाँ पे द ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पे तिब्बत में नाम से जानी जाती है, यहाँ पे आंसर डी है सांगपो। याद रखिए, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो से जाना जाता है। झारखंड पीएससी में पूछा है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी उदाहरण है? तो आंसर ए है, हिमालय में ब्रह्मपुत्रा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। आंसर ए है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ एवं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग में दे ट्रू डिफिनीशन ऑफ द एंटीसीडेंट ड्रेनेज। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो नमता प्रवाह में यू टर्न लेती हैं, किस भारत में प्रवेश करती हैं? आंसर डी ब्रह्मपुत्रा। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। आंसर ए है ए 2431। यहाँ पे मीन्स तिस्ता, संकोश, सुबनसिरी, लोहित। तो उल्लेखनीय है कि ये तीनों नदियाँ सहायक नदियाँ क्रमशः हैं। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित उपनदियों में पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में पश्चिम से पूरब की ओर कौन सी है? ये पूछा गया है। तो ए है 4321। यहाँ पे 4 है तो तिस्ता 4 एंड सुबनसिरी 4 3 एंड 2 एंड तिस्ता, सुबनसिरी एंड दिबांग एंड लोहित। सीडीएस एग्जाम पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है? आंसर सी तिस्ता। तो तिस्ता नदी भारत की प्रमुख नदी बेसिन नहीं है, बल्कि ये नदी जो तिब्बत और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित जो पहुनरी ग्लेशियर से होता है, जो कि अपनी सहायक नदियों जो सांगपो एंड लाचुंग, रंगीत, सिवोग, रंगजो आदि के जल को समाहित करते हुए बांग्लादेश में यमुना ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। मन से बांग्लादेश में उसके यमुना कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा उसे कहते थे पहले। जो नदियों के जब मिलान होता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। तो यहाँ पेन्नार नदी कर्नाटक में नदी श्रेणी के चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पेन्नार की सहायक नदियाँ जयमंगल और कुंदेर और जो यहाँ सागी चेरू, चित्रावली एंड पापा सनी, वहाँ पे पापा सनी आदि हैं। नेक्स्ट देखेंगे, तिस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बी की बात करते हैं। यहाँ पे बी मीन्स 2 ओनली यहाँ पे है। 2 की बात मतलब रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है, रंगीत नदी। यहाँ पे तिब्बत में उत्पत्ति के बारे में फिर से दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं आंसर बी है। तो ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियों की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। ये संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती हैं, जिसे यू टर्न भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अच्छे संघी बंकन का कारण होती है। गंगा बेसिन के बारे में देख लेते हैं। गंगा नदी कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री के निकट गोमुख से होता है। और इसकी सहायक नदियाँ कितनी हैं गंगा की? यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा
एंड क्यूई आदि है, क्यूल आदि है, जो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हेलो, तो यहाँ पर 8000, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया गंगा रिवर बेसिन, निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो आंसर डी है जोंक नदी। जोंक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। जो जोंक नदी है, यहाँ पे जोंक रिवर है, वो महानदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम उड़ीसा में नुआपाड़ा जिले के करियार पहाड़ी से होता है। जो इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस नदी की कुल लंबाई 197 किलोमीटर। अन्य जो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी जो पलामू में छोटा नागपुर पठार से निकलकर बिहार में फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर है जो जॉइंट गंगा एट द फतुहा, निम्नलिखित में कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? आंसर बी है, यहाँ पे बी दिया है पुनपुन। यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछे गए, भारत की सबसे लंबी नदी क्या कहलाती है? आंसर बी है गंगा। तो गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत में लंबाई के हिसाब से 2525 किलोमीटर। इसके बाद गोदावरी हो जाता है 1465 किलोमीटर, सिंधु है 1114 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र है 916 किलोमीटर। मीन्स गंगा सबसे लंबी है। हाँ, बांग्लादेश में जो प्रवेश के बाद गंगा क्या कहलाती है? पद्मा। तो इसको पद्मा कहते हैं। तो फरक्का के बाद जो गंगा मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र से मिलती है तथा वहाँ इसे मेघना कहते हैं। तो आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा विच राइजेज इन द प्लेन। आंसर सी गोमती। गोमती गंगा की सहायक नदी है जो पीलीभीत के निकट गोमत ताल जो फुल्लर झील से निकलकर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट जो कैंथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। मीन्स गोमती नदी पीलीभीत के निकट गोमत ताल जो फुल्लर झील से निकलकर, वहाँ से फुल्लर झील है या गोमत ताल कहते हैं, पीलीभीत से। नेक्स्ट है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन से? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, जो कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। आंसर बी है जो यहाँ पे घग्गर। जो घग्गर नदी जो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण नहीं है। यह शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के हनुमानगढ़ के समीप भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह क्या है? कौन सी नदी है दामोदर? तो आंसर बी है हुगली की। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडिंग इन गंगा एक्शन प्लान, में से कौन सी गंगा एक्शन प्लान नहीं है? गंगा एक्शन प्लान में जो सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पे सी दिया है, जो सी कोसी नदी। गंगा एक्शन प्लान 14 जनवरी 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, जिसका प्रमुख उद्देश्य गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाए और उसकी गुणवत्ता को थोड़ी सी और बढ़ाया जाए। और यह 2 फेज में किया गया था, जिससे दूसरे फेज में यमुना, गोमती, दामोदर और महानदी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची मीन्स द रिवर विथ हाईएस्ट जो tidal bore इन इंडिया इज, जो कि
चलिए, तो आंसर सी है यहाँ पे, हुगली है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली जो नदी हुगली है, यहाँ जो प्रायः ज्वारी भित्ति आती रहती है। और अब ज्वार किसी नदी के सकरे और जो छिछले से मुहाने में प्रवेश करती है और ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल के एक एकत्रित होने तथा नदी के घर्षण के कारण जो ज्वारी तरंग का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है? आंसर बी, जो हुगली नदी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हिमालय रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द अक्रॉस द हिमालय? आंसर सी, सतलज। जो सिंधु नदी, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ तीनों हिमालय के उस पार से निकलती मतलब उद्गम होती है। और सिंध तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में पूर्वी तिब्बती क्षेत्र में बोखोरचू के निकट एक हिमनद से तथा सतलज नदी तिब्बत क्षेत्र में राक्षस ताल से और ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत मानसरोवर से झील के निकट स्थित जो चेमायुंग युंगडुंग हिमनद से निकलती है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ओवर द गंगा बेसिन डिक्रीज फ्रॉम द। गंगा बेसिन में वर्षा वितरण प्रतिमान घटता जाता है। तो आंसर बी है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ एंड नॉर्थ टू साउथ। मीन्स गंगा बेसिन घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि इस घाटी के ऊपर से होकर गुजरने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हमारे राजस्थान पहुंचकर अधिक गर्म होकर अपनी जो आर्द्रता कम कर देती हैं, तब अरब सागरी शाखा से मिलकर चक्रवाती बनाती हैं, किंतु इनसे वर्षा अत्यधिक कम होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कथन दिया है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम की चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलती है। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता है, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची होती जाती हैं मिलेगी। ऊपर के दोनों वक्तव्य में क्या है? तो आंसर ए है, ए और दोनों सही है। तो गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा। यहाँ पे एक और यहाँ पे कथन और जो यहाँ पे कारण दिया है, जैसे यहाँ पे ए दिया है, दोनों सही है। स्पष्टीकरण के लिए देखते हैं, गंगा का मैदान भारत ही नहीं अपितु विश्व के सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। इसी कारण गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे रिवर है और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात किया है, तो आंसर ये इसमें दिया है। तो गोदावरी मंजरा की सहायक नदी, और कृष्णा भीमा, यमुना चंबल, गंगा सोन। यहाँ पे देखेंगे, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मीन्स है वेस्ट से लेकर जो नदियाँ हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, सही अनुक्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे ए है, मीन्स घाघरा, सोन, गंडक और कोसी। तो यहाँ पे यमुना, जो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक, कोसी। यमुना इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा से मिलती है। घाघरा नदी करनाली, बलिया और छपरा के बीच गंगा से मिलती है। सोन नदी झारखंड पहाड़ियों से होते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी नारायणी नदी है, पटना के निकट गंगा में मिलती है। कोसी नदी बिहार का शोक जिसे कहते हैं, कुर्सेला बिहार के पास पड़ता है, गंगा में मिल जाती है। दामोदर रिवर, दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है यहाँ पे बात किया गया है। तो यहाँ पे दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है तथा आसनसोल, जो यहाँ आसनसोल है के नज़दीक एक संकीर्ण स्थान में बंगाल के डेल्टा मैदान में प्रवेश करती है। आसनसोल के आगे इसमें बराकर नदी आकर मिलती है, जो इन नदी से सबसे बड़ी सहायक नदी है। वर्तमान में
ये नीचे नदी और समकोण मोड़ लेती है तथा फाल्टा कोलकाता में हुगली नदी में जा कर मिल जाती है और दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है और झोटा नागपुर पठार से निकलने वाली अन्य नदियों में कोयल व सुवर्ण रेखा प्रमुख हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इट कॉल्ड बायोलॉजिकल डेजर्ट, भारत के सबसे जो जैविक मरुस्थल कहते हैं, आंसर बी दामोदर। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं दामोदर नदी को, जो कि रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो यहाँ पे रजरप्पा है, आंसर ए है दामोदर। भेरा जो रजरप्पा झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिले में स्थित एक तीर्थ स्थल है और रजरप्पा भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। यह माँ छिन्न मस्तिका का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे प्रचंड चंडिके के रूप में जाना जाता है। यहाँ कई अन्य मंदिर हैं जिसमें अष्टाम भक्ति और दक्षिण काली प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, और तो आंसर डी है दामोदर। दामोदर नदी का उद्भव छोटा नागपुर के पठार से हुआ जो कि एक विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। इस प्रकार से पूर्व की ओर बहने वाली इन नदियों में तो कारण दामोदर नदी की विभ्रंश घाटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो आंसर डी है दामोदर। पूर्व की ओर बहने वाली जो भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस किस में जो वापिंग के कारण विभ्रंश घाटी जो रिफ्ट वैली बनाती है, आंसर ए है दामोदर। विच रिवर इज कॉल्ड सार्व ऑफ बंगाल, आंसर ए है दामोदर को। द अपर पाथ ऑफ द दामोदर रिवर इज, आंसर बी है यहाँ पे अभिनति घाटी जो यहाँ पे सिंक्लिनल वैली है, तो बी दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है। दामोदर नई अध्यारोपित अपवाह का निर्माण करती है, यही कारण है कि इसमें ऊपर भाग जो मार्ग का भी निर्माण किया है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से दक्षिण में आरंभ और होकर पूर्व में दिशा में बहती है, अतः यह पठार नदी के रूप में इसका ऊपरी भाग अभिनतिक घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करती है। विभिन्न प्रयाग के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है नदियों का संगम। चलिए देखते हैं। देव प्रयाग जो है कि अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी का संगम है, और यहाँ पे कर्ण प्रयाग अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल है। रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम है, और नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी नदी का संगम है। विष्णु प्रयाग धौली गंगा और विष्णु गंगा नदी का संगम है। यह कई बार प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद रखिए। और यहाँ पे भी वही चीज़ पूछा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 का है, तो यहाँ पे पिंडर पूछा है। और यहाँ पे एक और देखते हैं, तो यहाँ पे दिया है अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर निम्नलिखित कौन सा स्थान अवस्थित है, आंसर बी है कर्णप्रयाग। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण करने के लिए दिया है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे है जो गंगा का जो आरंभ है भागीरथी और अलकनंदा के रूप में होता है, और अलकनंदा की दो धाराएं हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा, जिनका संगम विष्णु प्रयाग में होता है। आगे जो ये बहती हुई चली जाती हैं और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी व रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा में संगम करती है, तथा देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा का संगम होता है, जिसके पश्चात इस संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से होता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। केदारनाथ पीठ जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं किया गया है, अतः शंकराचार्य द्वारा भारत के चारों दिशाओं में स्थापित 4 पीठ है मठ कहलाता है, जो बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में पड़ता है, और द्वारका शारदा मठ गुजरात, और जगन्नाथपुरी मठ उड़ीसा, एंड श्रृंगेरी गोवर्धन मठ कर्नाटक। गंगोत्री लोकेटेड कहाँ पे है, आंसर बी है भागीरथी, एंड भागीरथी नदी निकलती है, आंसर ए गोमुख से। एंड यहाँ पे देखेंगे जो मंदाकिनी नदी किस प्रवाह जल मुख्य नदी से संबंधित है, आंसर ए अलकनंदा।
एंड यहाँ पे भी डी दिया है मंदाकिनी। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो यहाँ पर है मंदाकिनी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? आंसर है अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? आंसर सी है सतोपंथ हिमनद। अलकनंदा नदी का उद्गम महान हिमालय पर्वतमाला में उत्तराखंड में स्थित सतोपंथ हिमनद से होता है। अलकनंदा नदी में कर्णप्रयाग में पिंडार नदी और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी तथा देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिल जाती है। उत्तराखंड के बंदरपूछ पर्वत से यमुना नदी का उद्भव होता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के जो संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो यहाँ पे जो स्थान है आंसर डी है देवप्रयाग। भागीरथी तथा अलकनंदा रिवर मीट करती हैं कहाँ पर? वे आंसर ए है देवप्रयाग में। एंड रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर अलकनंदा एंड अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? आंसर बी है मंदाकिनी। यहाँ पे दिया है रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? आंसर डी है मंदाकिनी। Which one of the following river has the highest number of the glacier in the area of its origin? निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानिया अवस्थित है? आंसर सी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक जो हिमनद है अवस्थित है। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमनद से होता है। यह नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिल जाती है। सरस्वती, ऋषिगंगा, पश्चिम धौली गंगा, बिरथी, नवालिका, लक्ष्मण गंगा, नदी गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि नदियाँ इसी की सहायक नदी हैं। तो यहाँ पे खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है कहाँ पे है? आंसर बी है। तो ये भिलंगना नदी का जो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान भिलंगना नदी है और केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित खतलिंग हिमनद जोगिन, स्फटिक, प्रस्ताव, वार्तकौहर व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर है। चलिए यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों के पश्चिम से पूर्व के क्रम में विचार करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे है यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन है। यहाँ पे एजर्सन दिया है और कथन कारक दिया है। तो यहाँ पे इसके बारे में दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना इज ए नॉन परनिनल रिवर। तो यमुना असतत वाहिनी नदी है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आंसर सी इसमें दिया है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश जो यहाँ पे समय यमुना नदी के मृत हो जाने का कारण प्रदूषण है। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो हिमालय के हिमाच्छादित श्रेणी बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री हिमानी है। यह सतत वाहिनी एवं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 1384 किलोमीटर और बेसिन क्षेत्र इतना है 3,66,223 वर्ग किलोमीटर। इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियाँ टोंस, हिंदन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा और दाहिनी तरफ से सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन व सिंध है। द बेतवा रिवर फॉल इनटू द बेतवा नदी मिलती है। आंसर बी है यमुना से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती हैं। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। यह हरिपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियाँ केन, सिंध तथा चंबल हैं। बेतवा रिवर जो नदी निकलती हैं तो आंसर सी है। ये विंध्य पहाड़ियों से निकलती हैं बेतवा। और नेक्स्ट है द पॉइंट ऑफ द वर्जिन ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी का यमुना जो रिवर है उसका उद्गम स्थल के बारे में बात किया है। तो आंसर यहाँ पे बी है यमुना नदी। तो यहाँ बी है बंदरपूछ से निकलती है। यमुना नदी उत्तर काशी स्थित बंदरपूछ के पश्चिम भाग में
यमुनोत्री कांठा से निकलकर 1384 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। चंबल नदी का उद्गम बारे में बात किए हैं तो डी है यहाँ पे जाना पाव पहाड़ियाँ हैं। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के समीप जो जाना पाव पहाड़ी है वहाँ से होता है, जो कि उत्तर प्रदेश में इटावा के पास मुरादगंज के समीप यमुना से मिल जाती है। यह अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध, बनास एंड पार्वती, सिप्रा, खारी इत्यादि चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध वहाँ पे स्थित है। कोटा बैराज जैसी जल विद्युत परियोजनाओं का सतत विकास किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज, मतलब नदियों में उसके अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। आंसर सी है कोसी, सुपर इम्पोज होता है। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, तो आंसर ए है यहाँ पे वनली बेतवा। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है। इसकी सहायक नदियाँ जुड़ने वाली जो चंबल, सिधवा, बेतवा तथा केन है। ज्ञातव्य है कि यमुना गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है और जो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। चंबल नदी किसका हिस्सा है? आंसर बी है गंगा द्रोणी का। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द डीप रेविंस, एंड किस नदी के घाटी गहरी यहाँ पे है रेविंस है के लिए विख्यात है? आंसर सी है, आंसर सी है चंबल नदी की घाटी की गहरी घट जो गड्ढ भूमि एवं गहन अवनालिका अपर्दन के लिए विख्यात है। यह नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी महू जिले के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। इसका प्राचीन नाम है प्रताप सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज जो चूलिया जलप्रपात नदी पर स्थित है। चरमावती प्राचीन नाम। नेक्स्ट है चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में किस प्रारूप पर अपर्दन है? आंसर डी है अवनालिका। Which one of the following river valley of India is under the influence of the intensive gully and corrosion? आंसर बी है चंबल। जो कोसी नदी के बारे में देख लेते हैं। कोसी नदी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस एंड फॉर द चेंज इट द कोर्स, किस नदी में कौन से मार्ग में जो परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? बी है कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है और यह जो नदी है बिहार में लगभग प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ से हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जिम्मेदारी इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और जो निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली तो वही है भाई कोसी नदी है। सोन नदी है। सोन नदी के बारे में देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एक्चुअल सोर्स ऑफ, निम्नलिखित में कौन सी नदी सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो यहाँ पे देखते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ है जो पर्वत है जो शहडोल जिले की पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार में होता है। यह नदी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में बहती हुई बिहार राज्य में रामनगर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। और इसका जो है 780 किलोमीटर कुल लंबाई होने के कारण से नदी हजारों वर्ष पूर्व पटना के समीप गंगा नदी में मिलती थी। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन है जो मगरमच्छ तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो आंसर डी है चंबल पर। चंबल जो मुरैना में है जो छतरपुर में घड़ियाल एवं मगरमच्छ का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट एंड जाना पाव पहाड़ी के निकट है। इसी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और काली सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल नदी की घाटी गहरे भीहड़ होते हैं, भीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी अमरकंटक के पठार में नर्मदा के उद्गम के निकट निकलती है। नेक्स्ट विच रिवर एमंग द फॉलोइंग डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम लेफ्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? और यहाँ पे गोमती, आंसर डी गोमती घाघरा। कोसी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं जबकि सोन नदी दाहिनी ओर से मिलती है। सोन नदी बिहार राज्य में गंगा नदी से मिलती है। और यह निम्नलिखित में से किस नदी का जल जो ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? आंसर बी है सोन नदी का। और विकल्प में थे नदियों में से जो है सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के जो सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती है
हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है। आंसर भी है सोन नदी के बारे में लिखने में कौन सी नदी सीधे आकर गंगा में मिलती है? सोन नदी। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। दो नर्मदा नदी है, इसके तंत्र देखते हैं। उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में से स्थित अमरकंटक से होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से होती है, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं। और इसकी सहायक नदी है ओरसिन एंड तवा, लंबाई 1312 किलोमीटर, और मुहाना खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यहाँ पे देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? आंसर सी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। भारत में स्थित जो अमरकंटक के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, इस नदी का कपिलधारा जलप्रपात अवस्थित है। नेक्स्ट है किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? आंसर सी है नर्मदा। एलियाबेट द्वीप खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। एलियाबेट द्वीप पेट्रोलियम संसाधन से भरपूर है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द अप्रोप्रिएट टू द नर्मदा रिवर? आंसर बी है संरचनात्मक मूल्य, यहाँ पे स्ट्रक्चरल वर्जिन। भारत के प्रायद्वीपीय भाग की दो जो प्रमुख नदियों नर्मदा और ताप्ती का विशेष लक्षण संरचनात्मक मूल्य है। इनकी उत्पत्ति भूगर्भीय हलचलों का परिणाम प्रभाव अपभ्रंश घाटी में हुआ है। ये नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढल जो दक्षिण पूर्व की ओर अनुसार निकलती रहती हैं। तो यहाँ पे हमने नदियों के बारे में सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर एस्चुअरी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर बी है नर्मदा। और यहाँ पे भी पूछा गया है जो कि द वर्जिन ऑफ द विच फॉलोइंग रिवर ऑफ द प्रायद्वीपीय पेनिनसुला रीजन, तो यहाँ पे वही चीज़ें दिया है। और यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आंसर ए है अमरकंटक है, पूछा है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली? आंसर सी है यहाँ पे नर्मदा। रिफ्ट वैली तो मीन्स है यहाँ पे नर्मदा दो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है नर्मदा, याद रखिए। यहाँ पे भी क्वेश्चन कई दिए हैं। तो ताप्ती नदी के बारे में यहाँ पे देखते हैं। ताप्ती नदी के बारे में देखते हैं। जो उद्गम है बैतूल जिले मध्य प्रदेश में मुल्ताई के पास से होता है। और सहायक नदी इसकी पूर्णा, लंबाई 724 किलोमीटर, मुहाना इसका सूरत के निकट खंभात की खाड़ी अफवाह बेसिन भी है इनका 65,145 है वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? आंसर सी है तो तापी नदी है। तापी नदी जो जिसे ताप्ती नदी कहते हैं, या ताप्ती नदी जो है कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाह होते हुए खंभात की खाड़ी के मालबैक झेत क्षेत्र में मिल जाती है। गुजरात के जो सूरत जिले से यह नदी प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। इस नदी के जल ग्रहण क्षेत्र का 79% महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। वही है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या स्थित है? आंसर बी है सतपुड़ा श्रेणी। यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? आंसर डी है ताप्ती। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट द ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट? भारत की सबसे निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती है? तो आंसर बी है यहाँ पे ताप्ती। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो रिवर्स है निम्नलिखित में से कौन सी नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी जो बनाने वाली नदियाँ, आंसर सी है यहाँ पे ताप्ती। और यहाँ एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? आंसर डी है, आंसर डी यहाँ पे ताप्ती। यहाँ पे फिर क्वेश्चन किया गया है निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? आंसर बी है ताप्ती। एंड किस नदी का उद्गम बैतूल में होता है? आंसर ए है ताप्ती। तो कई टाइप से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो MPPCS UPPCS में पूछा गया है, तो आप याद रखिए नर्मदा प्रवाहित होकर कहाँ बहती है? तो आंसर ए है जो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आंसर सी है ताप्ती। तो बंगाल खाड़ी यहाँ देख लेते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, देखते हैं। सिंधु है,
नर्मदा, तापी, माही, साबरमती प्रमुख है, जबकि पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, हुगली, बगई प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि नदी दे देंगे, नदी तंत्र दे देंगे, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा ABCD, कौन सी नदी इसमें जो कि बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिरती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो कि कुछ BPSC में पूछा गया था एक्सप्लेनेशन नदी का। भारत में अधिकांश जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, अतः वे पूर्वगामिनी होती हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर गुजरात की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर से मिल जाती हैं, जबकि ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलाई निकलकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ये नदियाँ पश्चिम वाहिनी हैं। इसके विपरीत रापी नेपाल की पहाड़ी से निकलकर घाघरा में मिलती है। यहाँ पे महानदी के बारे में तो है, यहाँ पे विच रिवर ऑफ द फॉर्म डेल्टा, और महानदी के बारे में देखते हैं। आंसर बी है यहाँ पे महानदी। जो महानदी है 851 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जल जो प्रवाह है क्षेत्र है इतना है, अतः यह छत्तीसगढ़ से रायपुर जिले में सिहाड़ा पहाड़ी से निकलकर पूर्व दक्षिण में बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, पूछा जाता है। अभी देखिए आगे पूछा गया है, महानदी का मैदानी निम्नलिखित में कहाँ फैला हुआ है? आंसर बी है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फॉर्म द एस्चुरी। तो निम्नलिखित में से कौन से एस्चुरी नहीं बनाती है? आंसर डी है। तो यहाँ पे महानदी ये डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। तो यहाँ पे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाटी से नहीं निकलती है? पश्चिमी घाटी से तो यहाँ पे गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्ण नदी महाबलेश्वर के पास झरने से निकलती हुई महाराष्ट्र के कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। और बगाई नदी की पश्चिमी से घाट से निकलती हुई जब महानदी छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ती है, जो कि पश्चिमी घाट से संबंध नहीं रखती है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, सुमेलित करने के लिए है। भारत की उपयुक्त जो नदियों हैं सहायक नदियों में से क्रम से निम्नलिखित हैं। गंगा की सहायक नदी है यमुना, रामगंगा, काली, शारदा, काली, घाघरा नदी, राप्ती, गंडक, यमुना और कोसी। तो चंबल नदी की जो सहायक नदी है काली, सिंध, सिवान, पार्वती, बनास। और गोदावरी की सहायक नदी है बेनगंगा, मंझरी, येनगंगा। कृष्णा की सहायक नदी है केरना, येरला, दूधगंगा, भीमा, तंगभद्रा, मूसी, पंचगंगा। कृष्णा की महानदी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी, तेल। हमेशा एग्जाम पूछा जाता है उसकी सहायक नदियों के बारे में। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छा रिपीटेशन कर दिया है, तो ये बहुत अच्छा है। तो घटना चक्र की ये बुक्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर? तो इंद्रावती नदी मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इन नदी का उद्गम स्थल उड़ीसा के रामपुर जो कि थुयापुल में है। चलिए यहाँ देखते हैं गोदावरी बेसिन के बारे में। इसका उद्गम नासिक है महाराष्ट्र, एंड सहायक नदी है मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्षा, प्राणी, इंद्रावती, सबरी आदि है। इसकी लंबाई 1465, बंगाल की खाड़ी 3,12,812 वर्ग किलोमीटर बंगाल की खाड़ी मुहाना है, वहाँ पे गिर जाती है। और निम्नलिखित नदियों में से विचार कीजिए, हम पूछा है तो यहाँ पे डी है आंसर दिया है। तो मीन्स गोदावरी नदी के बारे में यहाँ पे वही दिया है क्वेश्चन। गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से उद्गम होती है और दक्षिण मध्य भारत में दक्षिण पूर्वी की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसमें बाईं की ओर से मिलने वाली नदियाँ पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, तलीपेरू, पेनगंगा, वर्षा, दुधुना तथा दाहिनी ओर मिलने वाली नदियाँ यहाँ पे प्रवरा, यहाँ पे मंजीरा, पेद्दा, बागू, मनैर और किसनेर एंड सानी गोदावरी नदी की का आकार करती है। चलो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर सी है यहाँ पे नर्मदा, सॉरी यहाँ पे गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय में बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पे ए है कोयना। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा?
आंसर बी है गोदावरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इंद्रावती की सहायक नदियों के बारे में पूछा है। आंसर ए, इंद्रावती की प्रमुख नदियाँ सहायक नदियाँ निम्नलिखित हैं: बोरडिंग एंड नारंगी, कोटरी, गुदरा, निब्रा, डंकनी, शंखनी, रायकेरा, रावघाट, केंद्रा, ये सब चार हैं, तो देख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, यहाँ पे सी है। यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट रिवीजन करेंगे। गोदावरी कितनी लंबाई के बारे में यहाँ बात किया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सर्वाधिक है। आंसर सी है गोदावरी का। कृष्णा बेसिन के बारे में देखते हैं तो महाबलेश्वर के समीप पश्चिम में भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, मालप्रपात आदि है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। अपवाह तंत्र है 2,58,000 है, 59 है, 48 है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और निम्नलिखित में से किस नदी का कृष्णा नदी के सहायक नदी नहीं है। आंसर सी है, तो यहाँ पे तेल नदी सहायक नदी नहीं है। चौथा, कृष्णा प्रायद्वीपी भारत की दूसरी बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट निकलकर दक्षिण में पूर्व में 1400 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में फैल गया है। और कोयना, डोनी, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रयाग, तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। तेल महानदी के सहायक हैं। चलिए वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है कर्नाटक के जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है कावेरी का। और सहायक नदी है इसका अमरावती एंड हेमवती, अर्कावती, भवानी आदि है। 800 किलोमीटर चलती है और इसका मोहना बंगाल खड़ी है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। तो यहाँ पे है ए है कावेरी नदी। कावेरी नदी 3 बार 2 धाराओं से विभक्त होकर क्रमशः श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। यह नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर ऊंची से निकलती है। इससे वर्ष भर जल मिलता है, इसमें वर्ष भर जल मिलता है क्योंकि यह ग्रीष्म एवं शीत ऋतुओं में वर्षा होती है। यहाँ पे देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम क्या है। आंसर बी यहाँ पे दिया है, आंसर बी है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। चलिए कुछ अन्य नदियों के बारे में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दिया है उसके बारे में देख लेते हैं, जो डायरेक्ट यहाँ पे हम उसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। गोदावरी नदी, पेनगंगा, महानदी, शिवनाथ है, दामोदर, बराकर, कावेरी, भवानी है। यहाँ पे हम मिलाने के लिए दिया है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं जो ट्रिब्यूटरी रिवर एंड मेन रिवर के बारे में दिया है उससे मिलान करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नदी है। इससे बहाव की दिशा सामान्य बवाह की दिशा में विपरीत पूर्व से पश्चिमी की ओर। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये है यहाँ पे कोसी नदी अनुवर्ती नदी न होकर के पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी अपने मार्ग में आने वाली भौतिक बाधाओं को काटते हुए पुरानी घाटी में ही आगे बढ़ती हैं। सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, गंडक नदी तथा कोसी नदी इसके उदाहरण हैं। यहाँ पे वही क्वेश्चन दिया है उसी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रिवर के बारे में दिया है, राज्य दिया है, कौन से रिवर कहाँ किस राज्य में। तो यहाँ पे आंसर सी दिया है, जो कि जोड़ा सही है। कौन सा, तो लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, जबकि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है। एंड घाट प्रभा एवं भीमा नदी कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है जो कर्नाटक में बहती है। महाभारत काल में महानदी का नाम था। आंसर सी है महानंदा। महाभारत काल में महानदी को महानंदा के नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी महानदी है। महाभारत काल में इसको चित्रोत्पला, महानंदा, नीलोत्पल भी कहा जाता है। इसका उद्गम रायपुर जिले के समीप सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है। लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है तथा बाएं से तट से अनेक सहायक नदियाँ जैसे तुंगी, भुंगी, सुकरी एंड जवाई आकर मिलती हैं। लूनी नदी बलोतरा के नीचे खारी हो जाती है और दक्षिण की ओर कच्छ की भूमि निकलकर जाकर समाप्त हो जाती है। ये भी एसर्शन दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, जो कि केरल के बारे में देखें। केरल में लगभग 44 नदियाँ हैं, जिनमें 41 नदियाँ पश्चिम की ओर और 3 नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं भरत, पुच्छा, पेरियार एंड मड़ी, मलयार एंड आदि प्रमुख है, जबकि पूर्व की ओर बहने वाली काबनी नदी एंड
भौनीपुज्जा भौनीपुज्जा तथा पाम्पर एंड पाम्पार प्रवाह होती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर नदियों में तापी तथा नर्मदा प्रमुख है। यहाँ पे बेसिन के बारे में, अलग अलग नदियों के बारे में ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। किलोमीटर के बारे में इन्होंने दिया है कितने किलोमीटर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसर्न नदियों पर ध्यान दीजिए, इस दिया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्नलिखित में कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? यूपीपीसीएस एग्जाम पूछा है। आंसर सी है, जो कि वृक्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, और जो पादपाकार एवं वृक्षनुमा जो अपवाह तंत्र हैं, तंत्र का विकास रूप से ग्रेनाइट सेल तथा चौड़े तथा समाप्त विस्तृत भाग पर होता है। यह प्रवाह देखने से वृक्ष के तने से आकार का होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो हागरी सहायक नदी है, तो डी है आंसर यहाँ पे। डी है तुंगभद्रा की जो सहायक नदी है हागरी आंध्र प्रदेश में बहती है, और इसका दूसरा नाम है बेदवती। यह दो नदियों से मिलकर बनती है, बेदा और अवथी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से होता है। यहाँ मिलान करने के लिए है, तो नदी है उसकी सहायक नदी गंगा की सोन है, गोदावरी की वंजरा है, कृष्णा की भीमा, यमुना की केन है। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड बाउंड रिवर, जो निम्नलिखित में कौन सी भूमि बंधित नहीं है? तो आंसर सी है लूनी। लूनी नदी अरावली श्रेणी से अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नहीं है। 320 किलोमीटर यह नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश में प्रवाहित होकर कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती, गिर जाती है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न होती है वह कहलाती है? डी है महानदी। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा, सिंधु तथा तापी नदियां अरब सागर में मिलती हैं, इसलिए महानदी शेष अन्य नदियों से भिन्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णा की देखते हैं, उसकी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की है, यमुना की चंबल है। यहाँ पे फिर वही ये सूची में मिलान करने के लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इस नदी को बहुत अच्छे से। तो सारी नदियों के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। कुछ नदियों के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं। जो नदी हैं, जो पार्वती है, चंबल, पार्वती की चंबल है, इसमें विलीन होती है चंबल में। चंद्रा है, नदियाँ हैं वो चिनाब में, और बिंडार है, अलकनंदा, अंटोसा, यमुना में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है उस नदी के बारे में, और एक नदी यहाँ पे उसके बारे में दिया है। पश्चिम की ओर बहने वाले जो है नदी, यहाँ पे बारे में बात किया है। तो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिलने वाली नदियों में से प्रमुख है नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, मांडवी, पेरियार आदि है। पश्चिम से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी आदि ये पूर्व की ओर जाकर मतलब गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, क्योंकि यह पूर्व की ओर ढलान युक्त है। नर्मदा एवं तापी जो रिफ्ट घाटी में बहने के कारण से पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है सारी नदियों के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे है। जब नदियाँ सभी दिशाओं में अपना पानी किसी झील अथवा गर्तपात में प्रवाहित करके उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? आंसर डी है, जो है सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्री। जब नदियाँ सभी दिशाओं में अपना पानी ला करके अथवा यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण से अभिकेंद्र पैटर्न जो है बना जाता है।